सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डिलेट फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में किस तरीके से बच्चों का संवेगात्मक विकास होता है। इससे पहले हमने शारीरिक विकास पढ़ लिया है। शारीरिक विकास के बाद हमने पढ़ा था मानसिक विकास बच्चों का किस तरीके से होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। तो शारीरिक विकास से भी प्रश्न आता है, मानसिक विकास से भी प्रश्न आता है और ये जो संवेगात्मक विकास है ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधा सीधा इसका संबंध होता है बच्चों की मूल प्रवृत्तियों से, हम कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की रुचियों से, बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो संवेगात्मक विकास का अर्थ और परिभाषाएं सबसे पहले हम देखेंगे। तो मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। तो संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन से बना है। इमोशन लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से बना है, जिसका अर्थ है टू एक्साइट, टू लीड एंड टू मूव। इमोशन शब्द दो शब्दों ई एंड मोशन से मिलकर बना है। इसमें ई का अर्थ अंदर से तथा मोशन का अर्थ है गति देना, अर्थात आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। संवेग मन की उत्साहित एवं व्यवस्थित अवस्था का नाम है। संवेगों पर आधारित विकास संवेगात्मक विकास कहलाता है। अतः व्यक्ति के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करना ही क्या है, संवेगात्मक विकास है। वॉटसन के अनुसार जन्म के समय शिशुओं के भीतर 3 प्रकार के संवेग होते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। यानी कि उन्हें जब कोई स्नेह कर रहा होता है, कोई हंस करके बच्चों की तरफ देखता है, मुस्कुराता हंसता है, तो बच्चे भी उसका हंस करके रिप्लाई देते हैं। ठीक है। अगर उन्हें कोई सामान नहीं मिल रहा है तो वो फिर क्या करते हैं, वो क्रोध करते हैं। उन्हें भूख लगा है, अगर बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है तो बच्चा क्रोध करेगा। और भय कब करेगा, उसके सामने कोई विचित्र चीज आ जाए या जिस तरीके से कोई ऐसा जंतु आ जाए जिसको उसने पहले नहीं देखा है, तो वो डर जाएगा। तो वॉटसन ने सबसे पहले बच्चों के अंदर ये 3 संवेग बताए और एग्जाम में पूछता भी है कि जन्म के समय बच्चों के अंदर 3 संवेग कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से संवेग पाए जाते हैं। तो भय, क्रोध और स्नेह, ये 3 पाए जाते हैं, याद रखिएगा। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन इरिक्सन महोदय ने किया था। एग्जाम में पूछता है कि विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इरिक्सन ने किया था। इसके बाद देखिए जरसील्ड की परिभाषा संवेगात्मक विकास को लेकर क्या है, यह संवेग के बारे में क्या है। संवेग शब्द आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। फिर देखिए बिजेज ने क्या कहा है, शिशु के जन्म के समय केवल उत्तेजना ही होती है, संवेगों का विकास तो बाद के कार्यों में होता है। संवेगों की अभिव्यक्ति से ही व्यक्ति की समाज में पहचान होती है। फिर है वुडवर्थ के शब्दों में संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेगात्मक विकास परिपक्वता को दर्शाता है और व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर है गेलडॉर्ड के अनुसार संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। अकॉर्डिंग टू गेलगार्ड, इमोशंस आर इंसिटर्स टू एक्शन। अब देखिए संवेगों की क्या प्रमुख रूप से विशेषताएं होती हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस, तो यह एक मनोशारीरिक प्रक्रिया होती है। इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पर यह एक प्रकार की अनुभूति अथवा भाव होता है। इमोशन एक प्रकार का क्या होता है, जैसे कि इमोशन मतलब जैसे अभी आप कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हो तो आप समय समय पर क्या करते हो, हंसते रहते हो, तो ये आपके अंदर के संवेग है जो बाहर आ रहे हैं। अब कोई आप इमोशनल मूवी देख रहे हो, इमोशन वाला सीन आ गया है, तो आप क्या कर रहे हो, रो रहे हो। ठीक है। तो कभी आप हंस रहे हो, कभी आप रो रहे हो, तो हंसना रोना ये सब क्या है, ये सब हमारे अंदर के मन के छिपे हुए भाव होते हैं जो हमारे मन से बाहर प्रकट होते हैं। तो यही होते हैं संवेग। फिर देखिए इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। संवेग में गत्यात्मक एवं अंतरंग संबंधी परिवर्तन देखे जाते हैं। यानी कि आप इसको देख सकते हो, अब कोई व्यक्ति हंस रहा है तो उसको आप देख सकते हो ना कि वो हंस रहा है, यानी कि ये हंसना भी तरीके से क्या है, गत्यात्मक परिवर्तन है शरीर में। ठीक है। और फिर रोना भी आप देख सकते हो। फिर है संवेग सार्वभौमिक होते हैं। अब सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति होता ही नहीं जिसके अंदर संवेग ना हो। सबके अंदर दुख, दर्द, तकलीफ, स्नेह, ये सभी चीजें होती ही। अगर ये नहीं होगा तो वो इंसान कहलाएगा ही नहीं। ठीक है। तो संवेग सभी के अंदर होते हैं, इसलिए यहाँ पर सार्वभौमिक लिखा है। गरीब अमीर इन सब चीजों से इसका कोई मतलब नहीं होता संवेग का, क्योंकि ये सभी के अंदर होते हैं।
क्योंकि कहते नहीं है जब बहुत खुश होता है व्यक्ति तभी भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब बहुत दुखी होता है तो व्यक्ति रोता ही है, ठीक है। तो जब बहुत खुश होता है उसके बाद आंखों में आंसू होते हैं तो क्या कहा जाता है कि ये जो आंसू है ये खुशी के आंसू हैं। फिर देखिए संवेग सुरक्षात्मकता प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए संवेग अनायास या आकस्मिक उत्पन्न हो जाते हैं, कभी कभी व्यक्ति अचानक से ही डर जाता है। फिर देखिए यह तीव्र उपद्रव गति तथा उत्तेजन की अवस्था होती है, ये भी हम कह सकते हैं जैसे किसी ने कोई भड़काऊ भाषण दे दिया है, ठीक है। अब वो युवाओं को, खासकर ऐसे बच्चे जो किशोरावस्था में है, 12 से 18 वर्ष की अवस्था में है, ऐसे बच्चों को किसी ने बहुत ज्यादा उत्तेजित कर दिया है तो ये बच्चे एक तरीके से उपद्रवी बन जाते हैं। फिर देखिए संवेग द्वारा शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो संवेग द्वारा ही सारी चीजें होती हैं। इसके बाद देखिए संवेगात्मक विकास का शैक्षिक महत्व क्या है। हमारी शिक्षा में ये इमोशनल डेवलपमेंट का क्या रोल है, आखिर में क्यों ये दिया है सिलेबस में, तो ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। शिक्षा में संवेगात्मक विकास के महत्व को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है, जिन बालकों का संवेगात्मक विकास समुचित रूप से होता है वे शिक्षण अधिगम में अपेक्षाकृत अधिक रुचि लेते हैं तथा मानसिक विकास भी उपयुक्त होता है। फिर इसके बाद देखिए संवेगात्मक रूप से विकसित बालकों में उत्तम आचरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। संवेग उनमें उत्तम चरित्र, आचरण एवं श्रेष्ठ आदर्श का निर्माण करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, जिनका अगर कोई, जैसे उन्होंने पिताजी से बोला सुबह कि मुझे ये सामान चाहिए, वो अगर शाम को नहीं मिलता है, जैसे बच्चे ने कहा कि मुझे चॉकलेट चाहिए, शाम को अगर पिताजी नहीं लेके आते घर पे, तो वो बच्चा बहुत रोएगा, बहुत ज्यादा परेशान करेगा, अंततः पिता को फिर जा करके लेकर के आना पड़ेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ पिताजी से कहा, अगर पिताजी शाम को भूल भी गए चॉकलेट लाना, तो वो बच्चा रोएगा नहीं या बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा उनको। तो ये जो बालक होते हैं, जो संवेगात्मक रूप से विकसित बालक होते हैं, उनके अंदर धैर्य की प्रवृत्ति आ जाती है, उत्तम आचरण की प्रवृत्ति आ जाती है, वो समझने लगते हैं, वो उत्तम चरित्र दिखाने लगते हैं, आचरण उनका अच्छा होने लगता है, श्रेष्ठ आदर्श बच्चे कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के बच्चे की जो शिक्षा होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, ठीक है। संवेगात्मक रूप से विकसित बालक अपने पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु एवं अधिगम को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। इन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अधिक पाई जाती है, इन बालकों में शैक्षिक उपलब्धि ठीक होती है या अच्छी होती है, ठीक है। यानी कि ऐसे बच्चे जो रिजल्ट देते हैं वो भी अच्छा देते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, अपने कामों में भी अच्छे होते हैं, और इनका जो रिजल्ट आता है, जो इनकी शैक्षिक उपलब्धि होती है, वो रिजल्ट के माध्यम से ही हम आंकते हैं कि बच्चे ने कितने स्कोर किए या कितने अच्छे से बच्चे ने परीक्षा में लिखा। तो ये सारी चीजें उन बच्चों की दर्शाती हैं कि उनका संवेगात्मक विकास अच्छे से हुआ है। संवेगात्मक रूप से विकसित बालक अपने कार्यों, गृह कार्य, विद्यालय कार्य, अभ्यास कार्य को त्वरित करते हैं, उनमें निष्पादन क्षमता अधिक पाई जाती है। ऐसे बच्चे जो संवेगात्मक रूप से विकसित होते हैं, वे बच्चे जो भी टीचर ने होमवर्क दिया उसको वो घर पर अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। जो स्कूल में क्लास वर्क टीचर ने दिया है उसको भी वो जल्दी से, अगर कोई क्वेश्चन दिया है बोर्ड पर लगाने को, तो बच्चा तुरंत लगा करके दिखाता है। अभ्यास कार्य, जो बच्चों को एक्सरसाइज कराई जाती है उसको भी अच्छे से करते हैं, तुरंत करके दिखा, त्वरित का मतलब तुरंत वो करते हैं। यानी कि उनकी निष्पादन क्षमता, यानी कि काम करने की क्षमता उनके अंदर अधिक होती है, उनके अंदर कोई चीज टालने की क्षमता नहीं बल्कि काम को करने की क्षमता होती है। फिर है संवेग के द्वारा बालक क्रियाशील बनता है। बढ़ती क्रियाशीलता को न व्यक्त कर पाने की स्थिति में उनमें वाणी संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं तथा शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे बच्चे जो संवेगात्मक रूप से क्रियाशील नहीं होते हैं या बढ़ती क्रियाशीलता को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों में वाणी संबंधी दोष उत्पन्न होता है। यानी कि अगर एक बच्चा है क्लास में जो कभी नहीं बोलता है, हमेशा वो चुपचाप बैठा रहता है, कभी नहीं बोलना चाहता है, कभी टीचर कोई गेम खिलाते हैं तो खेलना नहीं चाहता है, किसी प्रतियोगिता में, भाषण प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, किसी प्रतियोगिता में वो भाग नहीं लेता है, और तो ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है, ऐसे बच्चे बोलने में बहुत प्रॉब्लम, अगर 10 लोग या 20 लोग के सामने बच्चों को बोलने को कह दिया तो वो बोल नहीं पाता है वो बच्चा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये बच्चे, मतलब जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बच्चे सामाजिक रूप से भी अपनी बातों को रखने में असमर्थ होते हैं, कक्षा में भी नहीं रख पाते हैं, और ये शिक्षा में पिछड़ते चले जाते हैं ऐसे बच्चे जो बोलना नहीं चाहते ज्यादा। फिर है जिज्ञासा, स्नेह, हर्ष आदि से बालकों को सुख की अनुभूति होती है। यानी कि जब कोई चीज बच्चों ने टीचर से पूछा, कोई कहानी सुनी, उन्हें उसकी जिज्ञासा हुई कि आगे क्या होने वाला है इस तरीके से, तो बच्चों को इससे मजा आता है कि हाँ आगे कहानी में क्या हुआ होगा। स्नेह, हर्ष आदि से बालकों को सुख की अनुभूति होती है। आपको पता है अगर बच्चों को कोई लाड प्यार करेगा तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हर्ष, खुशी तो सभी को अच्छी लगती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। इन संवेगों के द्वारा बालक के अधिगम में विकास होता है,
क्रोध और भय जैसे संवेग बालक की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। ये बिल्कुल सही है और शायद इसीलिए क्रोध और भय जैसे माहौल को आज की शिक्षा में बिल्कुल बिल्कुल कोई जगह ही नहीं दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि आप बच्चों के ऊपर डंडा नहीं उठा सकते, आप बच्चों को पीट नहीं सकते हो। ठीक है, डंडा बिल्कुल उठाना ही नहीं है, यानी कि ना तो आप बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोध कर सकते हो और ना ही आप बच्चों को बहुत ज्यादा भयभीत कर सकते हो, क्योंकि बच्चा अगर डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा तो वो स्कूल आना ही छोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्रोध और भय ये बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करते हैं, शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। होता क्या है, जैसे एक बच्चे को किसी टीचर ने बहुत मार दिया तो वो बच्चा 2 दिन स्कूल नहीं आया, 3 दिन स्कूल नहीं आया, 4 दिन स्कूल नहीं आया, 1 हफ्ता स्कूल नहीं आया, तो उससे क्या हुआ कि जो भी 7 दिनों में पढ़ाया गया वो बच्चे का पूरा पिछड़ गया। तो इस तरीके से शैक्षिक रूप से भी बच्चा पीछे हो जाता है, भय की वजह से, डर की वजह से उसे ज्यादा समझ में नहीं आता जो टीचर पढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, संवेग बालक को क्रियाशील बनाते हैं। संवेगों के द्वारा आत्म मूल्यांकन और सामाजिक मूल्यांकन के द्वारा बालक अपनी स्थिति का ज्ञान कर भविष्य की शैक्षिक योजनाओं का नियोजन करने में सफल होता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा भाषण दे रहा है, कविता बोल रहा है, तो उसको लोग कहेंगे कि हो सकता है आगे चल करके कवि बन जाए, या टीचर्स ही बोले या बच्चे ही बोले। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे अपनी शैक्षिक योजनाओं को भी इस तरीके से बना पाते हैं संवेग के माध्यम से। फिर है, संवेगों के द्वारा बालक समाज में सामंजस्य स्थापित करने में सफल होते हैं। संवेगों के सामंजस्य से वह सामाजिक समस्याओं को सुलझाकर अपने शैक्षिक अनुभव को बढ़ाते हैं। अब देखिए, विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम शैशवावस्था में बात करेंगे। तो शैशवावस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है वो स्पिंच के शब्दों में, संवेग बालक के जन्म के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि इनका विकास भी व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं के साथ ही होता है। बुहबर के अनुसार प्रथम वर्ष में शिशु में भय, हंसना, रोना, स्नेह एवं आनंद जैसे संवेग देखे जा सकते हैं। इस उम्र में बालकों में अत्यधिक संवेगात्मक अस्थिरता होती है। बालक की उम्र बढ़ने के साथ ही साथ उसकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति में भी परिवर्तन आता है तथा व्यवहार में निश्चितता व स्पष्टता देखी जा सकती है। जस्टिन के अनुसार 3 वर्ष तक की आयु में बालकों में एक साथ खेलने के कारण सहयोग और प्रेम का विकास होता है। भय, क्रोध और स्नेह, ये 3 संवेगों को आप अच्छे से याद रखिएगा। जन्म के समय बच्चे के अंदर या शिशु के अंदर 3 संवेग कौन कौन से होते हैं, तो भय, क्रोध और स्नेह। इसके बाद हम बाल्यावस्था में देखते हैं। बाल्यावस्था आपको पता है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं। तो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, चाइल्डहुड में देखते हैं। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। घर से बाहर नवीन वातावरण में बालक के लिए संवेगात्मक समायोजन में थोड़ी कठिनाई होती है। जैसे कि बच्चा अभी बहुत छोटा है और वो अगर घर में 4 मेहमान भी आ जाए तो उनसे थोड़ा सा वो भयभीत होता है या डरता है या उनसे घुलना मिलना नहीं चाहता है। सेम इसी प्रकार से जब एक बच्चा स्कूल जाता है वो, तो वहां पर उसको ढेर सारे उसी की तरीके से 20-25 बच्चे क्लास में और दिखाई दे रहे हैं, तो वह थोड़ा सा वहां पर डिस्कम्फर्ट फील करता है। इसके अलावा टीचर भी होते हैं, तो वो शुरू में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है कक्षा में समायोजन में, लेकिन धीरे धीरे वो सभी के साथ बैठना, पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, कूदना सब सीख जाता है। अध्यापक को चाहिए कि वह कठोर अनुशासन की अपेक्षा बालकों में स्वतंत्र, स्वस्थ संवेगों का विकास करे। इस अवस्था में बालक भय और क्रोध पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है। सामाजिक मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए वह अपने संवेगों का दमन कर समूह के प्रति सहभागिता का परिचय देता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल्यावस्था में संवेगों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था में बालकों में 6 वर्ष की उम्र तक मुख्य 8 प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है बाल्यावस्था के अंतिम चरण में अर्थात 12 वर्ष की अवस्था तक संवेगों में परिपक्वता आ जाती है तथा संवेगों की अभिव्यक्ति करना एवं संवेगों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। घर से बाहर का वातावरण जैसे समाज या विद्यालय एवं घरेलू वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप संवेगिक असंतुलन की यानी कि इमोशनल इम्बैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो बच्चा, चूंकि आपको पता है कि जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल से घर का वातावरण जैसे समाज या विद्यालय एवं घरेलू वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप बच्चे के इमोशनल, कह सकते हैं कि जो बच्चे का संवेगिक असंतुलन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसे घर में भी अपने इमोशंस को बताना है, बाहर भी उसको अपने इमोशंस को बताना है, या फिर होता क्या, जैसे बच्चा खेल रहा है, ठीक है, मान लीजिए बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, अब क्रिकेट खेल रहा है, वो जल्दी आउट हो गया, तो वो वहां पर खूब रो रहा है। अब वो वहां पर तो रो रहा है लेकिन वो घर पर आकर कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है,
तो इस तरीके से उसे ये डर है कि मैं आकर के बताऊंगा तो कल पता नहीं घर वाले फिर वापस खेलने जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो संवेगिक विकास है या संवेगिक असंतुलन की भावना उसके मन में पैदा होने लगती है कि बाहर का जो माहौल है, बाहर का जो संवेग है वो घर में लेकर के आने लगता है और घर वालों से छिपाने लगता है। या चूंकि यहाँ पर जो बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, यहाँ पर बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सामवेगिक असंतुलन की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में बालक के संवेगों में तीव्रता आ जाती है, जैसे विद्यालय में समायोजन न कर पाने की स्थिति में, बीमार रहने की स्थिति में चिड़चिड़ापन, क्रोध आदि संवेग अपने आप आ जाते हैं। आप खुद नोटिस करोगे, आप 2-4 दिन बीमार हो तो आप बाहर नहीं निकलोगे तो आपके अंदर खुद चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सारे संवेगों को बताया गया है। संवेग खुशी, हंसना, तालियां बजाना, गाना गाना, उछलना कूदना, ये सब जॉय खुशी को प्रदर्शित करते हैं। दुख, रोना, खेलने तथा अपने प्रिय क्रियाकलापों को करने से मना करना, ये दुख हो गया। सौरो। फिर क्रोध, एंगर, रोना, चीखना, चिल्लाना, वस्तुओं को फेंकना, पैर पटकना, ये सब बच्चों के अंदर आपने देखा ही होगा, ये सब चीजें होती हैं। फिर डर, फियर, भागना, छिपना, चिल्लाना, ये सब डर यानी कि फियर के निशानी है या भय भी जिसको हम कहते हैं। फिर उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, प्रश्न करना, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, ये सब बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो ये क्यूरियोसिटी के अंतर्गत आएगा। फिर ईर्ष्या यानी कि जेलसी, माता पिता द्वारा अपने दूसरे भाई बहन के प्यार किए जाने का विरोध करना, तो ये छोटे बच्चे करते हैं। आप देखो तो अपने भाई बहनों को अगर माता पिता ज्यादा प्रेम कर रहे हैं तो उसमें कष्ट होता है दूसरे बच्चे को। फिर है जलन, इनवी, दूसरे बालक के पास अपने से अच्छी वस्तु को देखकर अपनी वस्तु की शिकायत करना, कि जैसे बच्चे बहुत करते हैं कि दूसरे अपने दोस्त का अगर उन्होंने पेंसिल बॉक्स अपने से अच्छा है तो अपने घर आकर के अपने पेरेंट्स से बताते हैं कि मेरे दोस्त का जो पेंसिल बॉक्स है वो मुझसे ज्यादा अच्छा है और आप लोगों ने मुझे अच्छा लाकर नहीं दिया। तो इस तरीके से बच्चे बोलते हैं। फिर है अनुराग, अफेक्शन, उन सभी वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रति अनुराग प्रदर्शित करना जो उन्हें पसंद है। अब देखिए उत्तर बाल्यावस्था में बालक कभी कभी अपने संवेगों को इतना दबा लेते हैं अर्थात व्यक्त नहीं करते। ऐसी दशा में उनमें सामवेगिक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो बालक के मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ऐसी स्थिति में बालक शैक्षिक उपलब्धियों में भी अच्छा नहीं कर पाता। अपनी इस असफलता का कारण बालक इस अवस्था में स्वयं भी जानने लगते हैं और वे अपनी इस परिस्थिति से उबरना चाहते हैं क्योंकि इसके कारण उन्हें निंदा एवं शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए बालक स्वयं भी वे उपाय ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं जिससे वे इन परिस्थितियों से निकल सके, अर्थात वे अपने संवेगों को शांत करने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। बालकों द्वारा संवेग शांति की राह तलाशने की प्रक्रिया सामवेगिक भाव शांति यानी कि इमोशनल कैथारसिस कहलाती है। बालक को सामवेगिक भाव शांति में माता पिता, परिवारजनों, मित्रों, भाई बहनों एवं शिक्षकों के दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है तथा वे इनकी सहायता से सामवेगिक भाव शांति के प्रयासों में सफल हो जाते हैं। अब देखिए किशोरावस्था में सामवेगिक विकास किस प्रकार से होता है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए किशोरावस्था में क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। किशोरावस्था मानसिक शक्तियों के विकास का समय होता है। इस उम्र में संवेग अकस्मात प्रकट होते हैं तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। हलिंगवर्थ के अनुसार प्रौढ़ावस्था की अपेक्षा किशोरावस्था में संवेगात्मक व्यवहार अधिक उग्रता लिए होता है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के भावों के विकास के साथ साथ बालक में कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। इस अवस्था में संवेगों पर नियंत्रण करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इस उम्र में बालकों में लिंग भेद एवं यौन संबंधी परिवर्तन देखे जा सकते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक व्यवहार के साथ साथ समायोजन की भी समस्या होती है। इस अवस्था में परोपकार, साहसिक कार्य, समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना प्रबल होती है और यही पर काम करते हैं संवेग, जहां पर बच्चों के अंदर लोगों दूसरों के प्रति सहानुभूति यानी कि जो गरीब दिख रहे हैं, जो दुखिया दिख रहे हैं हमें रास्ते में, उनके प्रति उनको परोपकार की भावना यानी कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे अंदर भावना आती है और हम करते भी हैं। साहसिक कार्य से कि किसी पहाड़ पर चढ़ना हुआ या कोई ऐसा काम करना हुआ जो किसी ने नहीं किया हो विद्यालय में, वो बच्चा करके दिखा रहा है। समाज सेवा की भावना, बच्चे के अंदर समाज सेवा की भावना घुस चुकी है। ठीक है, वो किसी भी प्रकार की, चाहे वो गौ सेवा हो, चाहे वो वृद्धाश्रम में सेवा करना हो, इस तरीके की भावना। और बच्चों के अंदर देशभक्ति यानी कि देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना होती है, देशभक्ति होती है। ये सब भावनाएं बच्चों के अंदर प्रबल होती हैं और कई बालक समाज सुधारक तथा राजनीति के स्वप्न देखते हैं। संवेगात्मक विकास में असफल होने पर क्रोध, निराशा एवं कुंठा की स्थिति पैदा हो जाती है और बालक तनावग्रस्त रहते हुए चिड़चिड़ापन का व्यवहार करने लगता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद
अमेरिकी वैज्ञानिक जीएस हॉल ने किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। तो यहाँ पर स्टैनले हॉल की ही बात हो रही है। तो ये देखिए, इस अवस्था में संवेग का विकास चरम सीमा पर होता है। किशोर किशोरियों में संवेदनशीलता अधिक होती है। अनुचित व्यवहार एवं उनके मनपसंद कार्य न होने की स्थिति में उनके आत्मसम्मान पर उन्हें आघात प्रतीत होता है और ऐसी दशा में वे उनका प्रतिकार करने के लिए अलग ढंग अपनाते हैं, संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं, परंतु उसकी अभिव्यक्ति का दूसरा तरीका अपनाते हैं। जो व्यक्ति या जो परिस्थिति उनके क्रोध या तनाव का कारण होती है, उसकी आलोचना करके तथा उसका मूक रहकर विरोध करते हैं। किशोरावस्था के प्रारंभिक चरण में संवेगों में तीव्रता होती है तथा संवेग पर नियंत्रण कम होता है। किशोरावस्था के अंतिम चरण यानी कि 19-20 साल तक पहुंचते पहुंचते संवेगों की तीव्रता में कमी आ जाती है तथा संवेगों पर नियंत्रण अधिक हो जाता है, यानी कि बच्चे के अंदर पेशेंस आ जाता है, धैर्य आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने आज देखा कि बच्चे के शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में किस तरीके से संवेगों में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग क्लासेस को शेयर करना मत भूलिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए और यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कॉन्टेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्लासेस को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, क्लासेस को अच्छे से देखते रहिए ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए और आप सभी लोग सारे के सारे न्यूज से अपडेट रहें। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी का अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी पिछली क्लासेस की लिंक और आपके सेकेंड पेपर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जय हिंद।